तो इस तरह से 3 दिन में हमारी चारों यूनिट कंप्लीट हो रही हैं। आखिरी जो यूनिट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, यूनिट 4, उसका नाम है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर यानी कि वो सेलर कि जिसको कि पूरा का पूरा पेमेंट नहीं मिला है। पूरा का पूरा का अर्थ ये है कि पूरा का पूरा ही नहीं मिला है तो भी अनपेड सेलर, या यूं कहे कि बहुत सारा तो मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, वो भी अनपेड सेलर। दोनों एंगल लेना है, बोलो हाँ। तो अगर 100 रुपए का माल बेचा और 100 के 100 ही नहीं मिले, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला है तो भी अनपेड सेलर। और 99 मिल गए हैं, 1 रुपया भी ड्यू है तो भी अनपेड। इवन इफ अ स्मॉल अमाउंट इज ड्यू, अनपेड सेलर को अनपेड सेलर ही, जब तक कि पूरा पेड नहीं हो जाए तब तक वो अनपेड सेलर कहलाता है। ठीक है, तो सेलर ऑफ द गुड्स को हम अनपेड सेलर तब बोलते हैं जब उसको पूरी की पूरी प्राइस पे नहीं हुई हो, मतलब 1 रुपया भी बचा है तो मतलब पूरी प्राइस पे नहीं हुई है, नॉन पेमेंट। या फिर उसको हमने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक वेक कुछ दे दिया था और वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, डिसऑनर। तो इंस्ट्रूमेंट देने से कोई कैश थोड़ी मिल जाता है, थोड़े दिन की शांति मिलती है, अंत में मिलना तो कैश ही चाहिए। और कैश नहीं मिला और इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो बात तो वही है ना, बेचारा सेलर रहा तो अनपेड ही। तो आपने झुंझुना पकड़ा दिया थोड़े दिन के लिए, फिर जब वो पेमेंट मांगने आया आपको बिल दिखा के तब आपने मना कर दिया, तो कहलाएगा तो वो अनपेड सेलर ही, बोलो हाँ। तो या तो आपने पेमेंट नहीं किया हो, या फिर अगर कंडीशनल पेमेंट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक या प्रोमिशन और वो डिसऑनर हो गया तो भी सेलर अनपेड है। इतना ही नहीं, अगर सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग अपने एजेंट को दे रखा है और एजेंट आपके पास बिल ऑफ लेडिंग लेके आया, बोले ये रहा बिल ऑफ लेडिंग, लो पेमेंट दो तो मैं आपको बिल ऑफ लेडिंग दे दूंगा यानी डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, और फिर मना कर दिया अगर बायर कि नहीं, तो फिर सेलर बोलता है कि मैं तेरे को शू कर दूंगा। तो बायर ने कहा मैंने तेरे को मना थोड़ी करा, तेरे एजेंट को मना करा है। अनपेड सेलर होता है, अनपेड एजेंट थोड़ी होता है। बोले हट, अगर सेलर के एजेंट को भी मना किया है तो एनीबडी हु इज एक्टिंग थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ, तो एक तरीके से तूने मेरे को ही मना किया है, इसलिए इस केस में भी कहलाऊंगा तो मैं ही अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर के राइट में तेरे ऊपर हाथों हाथ एक्सरसाइज कर सकता हूँ और सूट फाइल कर सकता हूँ, या गुड्स पे लीन वगैरह जो भी है वो कर सकता हूँ, राइट्स एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो सेलर को मना न करते हो आप एजेंट को भी मना कर दो तो माना ही जाएगा कि आपने सेलर को ही मना किया है। तो द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स सेलर्स एजेंट। अब आया समझ में? इसमें तो एग्जांपल से चीज क्लियर हो जाती है, आया नहीं बोलो, बहुत बढ़िया। तो सेलर टू इंक्लूड एजेंट, अनपेड सेलर में उसका एजेंट भी इंक्लूड हो जाता है, उसको भी मना करो तो माना यही जाएगा कि आपने सेलर को मना कर दिया है। बहुत बढ़िया। अगला, अगर एक सब्सटेंशियल पोर्शन, सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा, पोर्शन यानी पोर्शन, अच्छा खासा पोर्शन ऑफ द प्राइस इज पेड एंड ओनली अ स्मॉल बैलेंस इज पेंडिंग, छोटा सा बैलेंस भी पेंडिंग हो, फिर भी द सेलर इज रिगार्डेड एज अनपेड सेलर, स्टिल द सेलर विल बी रिगार्डेड एज अनपेड सेलर। परफेक्ट परफेक्ट। ये देख रहे हो आप, ये दीपक है, ये जो हरी ड्रेस वाला ये कौन है, दीपक है, और ये जो पर्पल ड्रेस वाला ये कौन है, रोहित है। तो दीपक ने रोहित से कहा रोहित प्लीज सेंड मी 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स, 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स मेरे को भेज दो। तो रोहित बोलता है ओ श्योर इट विल बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस टुडे। ठीक, तो फिर वो रोहित का बंदा, मिस्टर दीपक योर पार्सल फ्रॉम मिस्टर रोहित। ओ थैंक्स मैन, ये हो गया, मतलब गुड्स पहुंच गए। ठीक, अब ये जो पर्पल ड्रेस वाला है ये कौन है, रोहित, सेलर। ये सेलर फोन लगा रहा है, देखो आप गुस्से में, मिस्टर दीपक व्हेन आर यू गोइंग टू मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स, पेमेंट कब करने वाला है। मिस्टर रोहित सॉरी फॉर द डिले, आई विल ट्राई टू पे यू इन 2-3 days। ये तोंद वाला आदमी चंटे बहुत, हर तोंद वाला आदमी चंट नहीं होता है लेकिन है, हाँ ध्यान से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अभी जब तक पेमेंट नहीं कर रहा है ये हरे शर्ट वाला बदमाश, तब तक बेचारा सेलर कैसा है, अनपेड सेलर। बस समझ गए, ये थोड़ा सा जॉक्स हो जाता है इसमें, कॉमिक टाइप्स, बाकी तो कुछ इसका कोई सेंस नहीं है, कोई काम का नहीं। हाँ अब बताइए अनपेड सेलर के राइट्स किसके अगेंस्ट है। बहुत बढ़िया, अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। अच्छा ध्यान से सुनना, एक की वर्ड देता हूं मैं, उसमें सब कवर हो जाएगा बेटे, सुनना। ओ यानी ओनरशिप रखेंगे अपन, कीवर्ड बना रहे हैं, और पी यानी पोजीशन रखेंगे। ठीक, अब कॉम्बिनेशन बनाओ कि सेलर के पास से
बायर के पास क्या क्या जा सकता है, तो ओ और पी दोनों चले गए हैं। सेकंड केस, ओ तो नहीं गया पर पी गया। थर्ड केस, ओ गया पर पी नहीं गया। और फोर्थ केस, ओ भी नहीं गया और पी भी नहीं गया, सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल हुआ था। आरी के पास में ये नया तरीका है ना। अब बताओ, ओ और पी दोनों ही चले गए हों और बायर पैसे नहीं दे रहा हो, ओ और पी दोनों ही चले गए, मतलब गुड्स की ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई और पोजीशन भी पहुंच गया बायर के पास, और अब बायर पैसे नहीं दे रहा है, तो अब तो सेलर के पास एक ही रास्ता है कि सू करो, बायर को ही सू करो, मतलब ही हैज राइट अगेंस्ट द बायर ओनली। बोलो हाँ, ठीक, क्योंकि क्या चले गया गुड्स का, पोजीशन चला गया, कीवर्ड पोजीशन है, ठीक है। सेकंड केस में ओनरशिप तो नहीं गई है पर पोजीशन चला गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? सेल ऑन अप्रूवल भी भेजा हो, अथवा बिल ऑफ लाइटिंग मेरे पास पड़ा है, बिल ऑफ लाइटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ना ओनरशिप का, जिसके पास है वो ओनर है। बिल ऑफ लाइटिंग तो मेरे या मेरे एजेंट के पास पड़ा है, पर माल जो है उसको पहुंच गया, शिप पहुंच गया उसकी सिटी में और उसने पोजीशन भी ले लिया है। ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया है। अब क्या करेगा सेलर? बोले अभी पोजीशन चले गए हैं तो गुड्स पे तो कुछ बचा ही नहीं ना राइट, गुड्स के अगेंस्ट तो कोई राइट ही नहीं बचा है, तो अब क्या करेगा? अभी भी राइट अगेंस्ट द बायर ही है, यानी सूट ही फाइल करेगा। मतलब कीवर्ड क्या है? पी। पी अगर चले जाए, चाहे ओ प्लस पी के साथ जाए अकेला पी जाए, पी गया है तो फिर आपके राइट अगेंस्ट द गुड्स चले जाते हैं। जब गुड्स का पोजीशन गया तो राइट अगेंस्ट द गुड्स भी गया आपका। वही लॉजिकल बात है, पहले पढ़ रखी है अपन ने, रिकॉलिंग है बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ओनरशिप गई हो पर पोजीशन नहीं गया हो तो आप भले ओनरशिप चली गई हो पर पोजीशन मेरे पास है ना, तो अभी भी गुड्स को मैं क्या कर सकता हूं लीन, गुड्स को लीन राइट अगेंस्ट द गुड्स। या अगर कैरियर को गए हैं तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा सकता हूं राइट अगेंस्ट द गुड्स, और अगर फिर भी रीजनेबल टाइम में पैसा नहीं आया तो रीसेल कर सकता हूं, राइट ऑफ रीसेल। बोलो हाँ, ये सब कर सकता हूं। यानी कि यहां पे मुझे मिल जाएंगे इन दोनों केसेस में राइट अगेंस्ट द बायर, इस वाले केस में मिलेगा राइट अगेंस्ट द गुड्स। और ये जो आखिरी केस है इसमें तो राइट ही राइट है, राइट टू विथहोल्ड। विथहोल्ड मतलब पूरे ही रोक लूंगा, ना ओनरशिप जान दूंगा और ना पोजीशन, ना ब्याह हुआ ना विदाई हुई, बेटी घर में ही है और लड़का खराब निकला बदमाश, तो रोक ही लूंगा ना, काय को भेजूंगा अपनी बेटी, दोनों ही मेरे पास है थैंकफुली। और अब इस बेटी को किसी को रीसेल कर दूंगा, यानी कि पुनर्विवाह करा दूंगा। नहीं, पुनर्विवाह तो तब जब एक बार हो चुका हो, अभी तो एक बार भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो आप जब पहली बार विवाह करोगे अपने बेटे का तो उसको विवाह ही बोलेंगे, पुनर्विवाह नहीं बोलेंगे। सेलर क्या करेगा? गुड्स सेल करेगा। आया? ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है। पहुंची बात? बहुत बढ़िया। राइट टू विथहोल्ड। अब मुझे बताओ कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं अपन ने? 3 कैटेगरी के राइट है, बहुत बढ़िया। ये जो 2 राइट है, राइट टू विथहोल्ड द गुड्स, ये दोनों तो गुड्स पे ही हैं, और ये जो ऊपर वाले 2 हैं ये अगेंस्ट द बायर है। अब अगर इसका चार्ट बनेगा या टेबल बनेगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा वो टेबल, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। देखो जरा, प्रणाम यश। देखो, जब गुड्स की प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप तो पास हो गई है किसको? बायर को, बट नॉट पोजीशन, लेकिन पोजीशन पास नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इस केस में उसको राइट ऑफ लीन है, यानी राइट ऑफ रिटेंशन, गुड्स को लीन कर सकता है। और अगर कैरियर को चले गए हो ट्रांसपोर्टर को तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया हो तो। और अगर ये करने के बाद अथवा ये करने के बाद रीजनेबल टाइम में अभी भी बायर पैसा नहीं दे पाया है तो फिर रीसेल भी कर सकता है। ठीक, ये हो गया राइट अगेंस्ट द गुड्स का पहला ऑप्शन। जब ओनरशिप तो गई हो पर पोजीशन नहीं गया हो, और जब ओनरशिप पोजीशन दोनों ही नहीं गए हो, न प्रॉपर्टी इन गुड्स गई एंड पोजीशन बोथ दोनों ही नहीं पास हुए हो, तो
तो उस केस में आप सीधे सीधे गुड्स को विथ होल्ड कर लोगे, यानी कि पूरी तरह से गुड्स की डिलीवरी रोक लोगे, ना ओनरशिप जान दोगे और ना पोजीशन। ये हो गए दो। और मान लीजिए कि गुड्स की ओनरशिप चली गई और पोजीशन भी चला गया है, अथवा ओनरशिप तो नहीं गई, बिल ऑफ राइटिंग मेरे पास है, लेकिन सिर्फ पोजीशन भी अगर चला गया है, तो जहां भी पी चला जाए, या तो ओनरशिप प्लस पोजीशन वाला पी या ओनली पोजीशन वाला पी, पी गया मतलब गुड्स तो हाथ से गए ना, और अब गुड्स हाथ से गए तो गुड्स पे तो कोई राइट नहीं बचा है, तब आपके पास सिर्फ राइट अगेंस्ट बायर। इससे लॉजिकल नहीं हो सकता। तो फिर सेलर को गुड्स के अगेंस्ट तो कोई राइट है ही नहीं, सिर्फ बायर के अगेंस्ट राइट। और बायर के अगेंस्ट क्या राइट है? एक ही राइट है, पूछो क्या? सूट फाइल करने का। और वो सूट 3 चीजों के लिए फाइल की जा सकती है। राइट सूट तो एक, राइट तो एक ही ना, राइट टू फाइल ए सूट, राइट टू फाइल ए सूट, राइट टू फाइल ए सूट, राइट तो एक ही है सूट फाइल करने का। और 3 तरह से सूट फाइल की जा सकती है। अनपेड अमाउंट जो प्राइस है उसका, जो भी नुकसान हुआ है डैमेज उसका, और जो भी डिले पीरियड का इंटरेस्ट है उसका। सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर प्राइस। 10-20 बार कर लेंगे अपन सेल ऑफ गुड्स एट जिंदगी में। ऐसा हुआ तो एग्जाम के पहले सितंबर के पहले ही बहुत बार हो गया उसका। तो मुझे बताओ, जब किसी व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल होगी तो उसकी रेपुटेशन ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। तो उसकी रेपुटेशन अप होगी कि डिप होगी? तो डिप, डैमेजेस, इंटरेस्ट और प्राइस, डिप होगी। सूट डिप, डिप से याद रखना, आया समझ में? सूट फाइल होगी तो डिप हो जाएगी, डी से डैमेजेस, आई से इंटरेस्ट, पी से प्राइस। 3 चीजों के लिए सूट फाइल करेंगे। शार्प सर, कोर्ट में जज नहीं जज रहे। जज वाले कपड़े लग रहे के? थैंक यू बेटा लक्की। क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्या बोलते हो? ई फॉर एलिफेंट, जी फॉर गोट, इजी, इजी की टफ, इजी। नमस्कार दिव्यांश, गॉड ब्लेस यू बेटा। फाउंडेशन का वीडियो देख रहा है आज। चलो, तो अब क्या करना है ये बताओ। सबसे पहले अगेंस्ट द गुड्स, इसको उठाएं। अगेंस्ट द गुड्स में पहला राइट लीन, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा रीसेल। तो पहले ये उठा लेते हैं, राइट ऑफ लीन डिटेल में। डिले पीरियड, तूने प्राइस 10 तारीख को देनी थी और 6 महीने हो गए। 10 जनवरी को देनी थी, 10 जुलाई आ गई, तो प्राइस तो 2 लाख रुपए लेनी है गुड्स की, 6 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज भी लेंगे ना। हाँ, बहुत बढ़िया। लीन किसको बोलते हैं? लीन यानी राइट टू रिटेन। रिटेन क्या कर रहे हो आप? गुड्स। क्यों रिटेन कर रहे हो भैया गुड्स? लीन, पेमेंट नहीं आ रहा है तो मैं रोक लूंगा ना। अच्छा, ओनरशिप चली गई है पर पोजीशन तो मेरे पास ही, थैंकफुली। शादी होगी लड़की की पर अभी विदाई नहीं हुई, तो पति परमेश्वर तो बन गया, उसको ओनर तो बन गया है, बोलो हाँ। लेकिन अभी पोजीशन अपने पास ही, लड़की घर में ही, विदाई नहीं हुई है, तो क्या कर लेंगे? रोक लेंगे जब तक कि वो सुधरेगा नहीं, शराब नहीं छोड़ेगा और लड़कियों को मारने की आदत नहीं छोड़ेगा। ऐसे नरक में अपनी लड़की थोड़ी भेजेंगे, बोलो हाँ। तो जब तक पेमेंट नहीं आ जाएगा, यानी कि सुधार नहीं आ जाएगा, तब तक डिलीवरी रोक लेंगे। और अगर रीजनेबल टाइम में नहीं आया पेमेंट, यानी सुधार नहीं आया, तो रीसेल कर देंगे। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, सुधर जा बेटा। अबे किसको सुधारना बोल, किसको? चलो, पर ये राइट कब तक है आपके पास? जब तक आपके पास पोजीशन है। अगर पोजीशन है ही नहीं और ट्रांजिट में दे चुके होते तो फिर थोड़ी लीन कर सकते थे, फिर तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करते, या बायर को ही दे चुके होते, फिर तो गया ना, राइट ही गया। तो ये तब तक ही यूज कर सकते हो जब तक की पोजीशन सेलर के पास है, उसके बाद नहीं कर सकते। और मजे की बात, किस सिचुएशन में करोगे आप ये? तो बोले अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो तो भी लीन कर लूंगा, या मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे, वो क्रेडिट पीरियड पूरा हो गया, अभी तक पैसे नहीं आया, तो भी लीन कर लूंगा। या मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचे ही नहीं थे, कैश पे बेचने की बात हुई थी और तो कैश लेके आ नहीं रहे, तो भी लीन कर लूंगा। है समझ में? तो कितनी सर्कमस्टेंसेस में मिलता है ये लीन का राइट? 3। कैश सेल्स की थी और बायर कैश नहीं दे रहा है, लीन। क्रेडिट सेल की थी, 15 दिन का क्रेडिट दिया था और 15 दिन पूरे हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया, तो भी मैं अनपेड सेलर हो गया, लीन करूंगा। या बायर के इंसॉल्वेंट होने की घोषणा हो गई है, मालूम पड़ गई खबर, तो फिर मैं लीन कर ही लूंगा, पागल थोड़ी कि भिजवाऊंगा। मालूम है कि अब अगर भिजवा भी दी तो पैसे नहीं आने, वो तो इंसॉल्वेंट है, तो लीन ही कर लूंगा। बोलो हाँ। गुड आफ्टरनून अंशुल, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, देखो आप, जब गुड्स क्रेडिट पे बेचे ही नहीं है और बायर पे नहीं कर रहा है, या गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, इन 3 केसेस में मेरा राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन लीन एक्सरसाइज, लीन मतलब
रिटेन करने का राइट यूज करना है। लीन एक्सरसाइज करना मतलब रिटेन करने का राइट यूज करना है। लीन का राइट एक्सरसाइज करने के लिए कुछ कंडीशन है, रूल्स हैं। पहला ये कि गुड्स बायर के पोजीशन में होना चाहिए। पोजीशन में नहीं होगा तो कैसे लीन करेगा? मतलब सेलर के पोजीशन में, सेलर के पोजीशन में नहीं है गुड्स और बायर को मिल गए या बायर के एजेंट को मिल गए तो भी गए, या ट्रांसपोर्टर के पास है अभी रास्ते में तो भी आप लीन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लीन का राइट तो गया ना, आप तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना पड़ेगा ना पहले। चलो ये हो गया। अगला, बायर का डिफॉल्ट हो। ऑब्वियसली बायर ने डिफॉल्ट किया हो तो ही लीन करोगे ना। अगर वो पैसे देने आ रहा है और आप नहीं ले रहे हो और फिर बोल रहे हो कि पैसा नहीं मिला है इसलिए लीन कर रहा हूं, तो भाई नहीं मिला है मतलब वो तो दे रहा है, ले ना। बोले नहीं ले रहा और नहीं लिया मतलब नहीं मिला मतलब इसलिए लीन करूंगा। मतलब मैंने तो मन बदला एक तरीके से, नहीं बेचना मेरे को, ये थोड़ी चलेगा। वो दे रहा है और आप नहीं ले रहे हो तो फिर गलती आपकी है। अब वो नहीं दे रहे हो, बायर का डिफॉल्ट हो, तब लीन कर सकते हो। आया? तीसरा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो या एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड हो गया हो, वही 3 पढ़ा थी ऊपर। फिर लीन जब भी करोगे प्राइस के लिए करोगे, PRIC प्राइस। इंटरेस्ट या डैमेजेस के लिए लीन, तूने टाइम से पेमेंट नहीं किया इसलिए मैं वो बच्चे की फीस नहीं भर पाया, इसलिए वो कोचिंग में नहीं पढ़ पाया, इसलिए फेल हो गया, इसलिए डैमेजेस दे। उसका पैसे, और वो पैसे नहीं देगा जब तक भी लीन करूंगा। डैमेजेस के पैसे के लिए लीन नहीं कर सकते, इंटरेस्ट के लिए लीन नहीं कर सकते। लीन करोगे किसके लिए? प्राइस के लिए। और अगर वो प्राइस पे करने के लिए, हाँ बेटा अभी भी फेवरेट है ऋषि, बिल्कुल आज भी वही फेवरेट है। थैंक यू ऋषि, गुड मॉर्निंग। हाँ बताओ क्या बोला? प्राइस के लिए मान लीजिए प्राइस पे कर दिया बायर ने आके, बस इंटरेस्ट और डैमेजेस देने नहीं दे रहा है तो बोले अभी भी नहीं दूंगा, नहीं अब आपको उसको गुड्स देना पड़ेगा। अब आप इंटरेस्ट और प्राइस के लिए सूट फाइल कर लो। आया? अगला, पार्ट पेमेंट हो गया हो तो अगर गुड्स, मान लो कि आपने मेरे से मोबाइल खरीदा और पार्ट पेमेंट कर दिया तो मोबाइल के 2 टुकड़े नहीं दे सकता ना मैं, वहां तो मैं पूरे रिटेन कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो 10 किलो चावल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था और आप 5 किलो का पैसा दे सकते हो अभी, तो फिर मैं पार्टली गुड्स डिलीवर कर दूंगा लेकिन बचा हुआ पार्ट रिटेन कर लूंगा। वो डिपेंड करता है कि गुड्स किस टाइप के हैं, क्योंकि हर गुड्स के पार्ट नहीं किए जा सकते ना। चावल तो आप 10 किलो के 2 टुकड़े कर सकते हो, 5 किलो 10 टुकड़े कर सकते हो, 1-1 किलो जितने चाहे उतने। पर मोबाइल के टुकड़े कैसे करोगे कि एक काम करो 40,000 के मोबाइल के मैंने 4,000 दे दिए तो 1/10 मोबाइल काट के दे दो मेरे को। मोबाइल है, किटकैट थोड़ी है। बोलो हाँ, आ रही ना समझ में बात? तो वो तो डिपेंड करता है किस टाइप के गुड्स हैं। अगला, लीन ऑन पार्टली डिलीवर्ड या रिटर्न गुड्स। ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, मान लो मैंने 2 खेप में गुड्स भेजे, एक ट्रक लोड किया और वो भेज दिया, पहुंच गया। मतलब 500 किलो का ऑर्डर था तो 250 किलो एक ट्रक में भेजे, 250 किलो दूसरे ट्रक में भेजे। पहला ट्रक पहुंच गया, दूसरा ट्रक पंचर हो गया था तो वो अभी मेरे गोडाउन में खड़ा है। इतने में उधर से खबर आई कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं लीन कर सकता हूं कि नहीं? अब जो पार्टली डिलीवर होगा उन पर तो नहीं कर सकता, जो पार्टली का पोजीशन अभी भी मेरे पास है कम से कम उतने का तो लीन कर सकता हूं ना। आया समझ में? ऐसा लीन कब टर्मिनेट हो जाता है? ऑब्वियसली जब आपने गुड्स किसी बेली यानी कैरियर, ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर को दे दिए तो आपका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। पूछो क्यों? स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू हो जाता है ना, तो लीन का राइट गया। अब अगर करना भी है तो क्या करोगे? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लेकिन वो भी तब जब बायर इंसॉल्वेंट हो। और किसी कारण से स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होता, ये मालूम है ना? स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक ही कारण से होता है, कौन सा कारण? जब बायर इंसॉल्वेंट, बस एकमात्र कारण है। और बायर या उसका एजेंट लॉफुली अगर गुड्स का पोजीशन ही ऑब्टेन कर ले तो भी तो आपका लीन टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट यानी लैप्स, अब आपका लीन का राइट खत्म हो गया। पूछो क्यों? अरे बायर ने पोजीशन ही ले लिया ना गुड्स का, या एजेंट ने पोजीशन नहीं लिया? जब पोजीशन ले ही लिया है, पोजीशन ले ही लिया है गुड्स का, तो अब क्या लीन करोगे? जब बेटी पहुंच गई दामाद जी के घर तो अब कैसे उसको रोक लोगे कि बेटा नहीं भेज रहे? होगी ना विदाई, अब थोड़ी रोक सकते। चलो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कब शुरू होता है? जब राइट ऑफ लीन एंड होता है। जब राइट ऑफ लीन एंड होता है तब स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट चालू हो जाता है। और कब?
जब गुड्स कैरियर को दिए हो या बेली या ट्रांसपोर्टर को दिए हो और गुड्स अभी भी ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांजिट में हो, किस में हो, ट्रांजिट में हो, तब कर सकते हैं ये वाला राइट एक्सरसाइज, ठीक है। पर शर्त यह है कि एक ही बेटा गुड्स तो सेल हो गए, अग्रीमेंट टू सेल नहीं, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, ये कौन से राइट हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स, कब, व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड बट पोजीशन इज नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब सेल तो हो गई है, सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पोजीशन यानी डिलीवरी नहीं हुई है, तब ये वाले राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब सेल भी नहीं हुई है और पोजीशन भी नहीं गया है, तो वो तो नीचे वाला केस था ना, जहां ना शादी हुई है ना विदाई हुई है, तो विथहोल्ड ही कर लेने का, मतलब अभी सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर यानी कि सेल नहीं हुई है, तो वो तो ये वाला केस है ना, ये वाला, ये अग्रीमेंट टू सेल वाला है, इसमें सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी एक्चुअल सेल नहीं हुई और नहीं पोजीशन गया है। और ये जो ऊपर वाला ये कैसा है, इसमें सेल हो गई है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है पर पोजीशन नहीं गया है। और ये जो केस है ये क्या है, ये वो केस है जिसमें ओनरशिप पोजीशन या तो दोनों ट्रांसफर हो गए हैं या फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है पर पोजीशन तो ट्रांसफर हो गया। तो जहां भी पी ट्रांसफर हो जाए वहां आपके गुड्स वाले राइट चले जाते हैं, सिर्फ बायर के खिलाफ सूट फाइल करने का राइट बचता है। अब आया, ऑनलाइन बच्चों ने पूछा था, दूसरा एंगल से बता दिया। चलो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब सेलर ने गुड्स के साथ पार्ट कर लिया, पार्ट मींस सेवर अलग हो गया, पार्टीशन पार्ट हो जाना, तो जब सेलर गुड्स से पार्ट हो गया, पार्ट मींस अलग हो गया, अलग हो गया मतलब अपने से अलग कर दिए गुड्स, अलग कर दिए मतलब किसको दे दिए, बोले कैरियर को, कैरियर को, काई के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। तो क्या उस केस में अगर मालूम पड़ जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो क्या सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट को, गुड्स जो ट्रांजिट में, गुड्स इन ट्रांजिट, उनको स्टॉप करवा कर पोजीशन रिक्लेम कर सकता है? इसको रिटेन नहीं बोलते ना, रीगेन या रिक्लेम बोलते हैं। जो चला गया था उसको वापस रोक लिया, फिर से प्राप्त कर लिया, इसलिए राइट ऑफ लीन यानी कि जो मेरे पास पड़ा है उसको पड़े ही रहने देना, जाने नहीं देना। और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो मेरे पास से ट्रांसपोर्टर के पास चला तो गया था, तो मेरा जो रिटेंशन था वो चला गया, ठीक, लेकिन मैंने वापस से पोजीशन रीगेन कर लिया, रीगेन या रिक्लेम कर लिया, इसको बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बहुत अच्छा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए दो कंडीशन है, पूछो कौन सी? पहली कि गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास हो रास्ते में, और दूसरा बायर इंसॉल्वेंट हुआ हो तो ही बस, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हुआ हो तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। कैश सेल्स थी और वो कैश नहीं दे रहे तो भी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। क्यों? आपकी गलती, आपने ट्रांसपोर्ट में डाली क्यों, फिर गाड़ी क्यों निकली? अब आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं, अब तो गुड्स वहीं पहुंचेंगे और अब आप सूट ही फाइल करना। लेकिन अगर उसके इंसॉल्वेंसी की खबर आ गई हो तो आप रास्ते में गुड्स को रोक सकते हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सिर्फ एक ही है, इधर देखो आप, इधर कितने हैं? तीन कारणों से आप क्लीन कर सकते हो, और इधर कितने कारणों से आप कर सकते हो? एक मात्र, जब बायर इंसॉल्वेंट हो। इसके अलावा क्या कंडीशन है? अनपेड सेलर गुड से पार्ट हो गया हो, क्योंकि अगर पार्ट नहीं हुआ है तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट थोड़ी करोगे, फिर तो लीन ही कर लोगे ना। तो पहला एक तो गुड्स पार्ट हो गए हो, कैरियर के पास चले गए हो, दूसरा इंसॉल्वेंट हो गया हो बायर, और तीसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का नोटिस आप या तो जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट कर रहा है ड्राइवर उसको दे दो, या उसका जो मालिक है प्रिंसिपल कैरियर कंपनी का मालिक उसको दे दो। बात एक ही है, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ड्राइवर का नंबर है तो ड्राइवर को फोन लगा के बोल दो कि रोक दे भाई गुड्स, या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मालिक है ड्राइवर का प्रिंसिपल उसको बोल दो, एक ही बात है, किसी को तो नोटिस दोगे ना। बोलो हाँ, आया समझ? मार्क करा ना। गुड्स कब तक ट्रांजिट में होते हैं? जब तक कि बायर या बायर का एजेंट आके पोजीशन ना ले ले तब तक गुड्स ट्रांजिट में रहते हैं, और तब तक कि आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं। अरे भाई स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना है तो ट्रांजिट होगी तब ना स्टॉप करोगे। मरते हुए को बचाना है तो मरने के पहले बचाना पड़ेगा ना। बचाया जब भी जाएगा, जिंदा को बचाया जाएगा। बोले हाँ, मरे हुए को कैसे बचाओगे? मरते हुए को बचा सकते हो ना। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना है तो ट्रांजिट में होंगे तब ना स्टॉपेज करोगे। जब ट्रांजिट एंड हो गया तो कैसे स्टॉपेज करोगे? और ट्रांजिट कब एंड हो जाता है?
जब बायर या उसका एजेंट पोजीशन ले ले, और जब बायर उसके एजेंट ने पोजीशन ले लिया है तो ट्रांजिट एंड हो गया है, और ट्रांजिट एंड हो गया है तो आप कैसे स्टॉप एजेंट ट्रांजिट करोगे? लॉजिक समझ आया? आपका ट्रांजिट का राइट गया। पहला तरीका, व्हेन डज ट्रांजिट कम टू एन एंड? व्हेन बायर और हिज एजेंट लॉफुली टेक्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स। या फिर गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और कैरियर ने बायर को नोटिस दे दिया है कि आ जाओ ले जाओ, तो भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है। थर्ड पार्टी के पास गुड्स है और अगर वो एक्नॉलेज कर दें कि ले जाओ तो बस अब डिलीवरी हो गई है। कौन सी वाली? कंस्ट्रक्टिव डीम्ड डिलीवरी। इसका मतलब गुड्स डिलीवर हो गए हैं, और डिलीवर हो गए हैं मतलब ट्रांजिट एंड, और ट्रांजिट एंड मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी गया। मतलब गुड्स अहमदाबाद पहुंचाए थे और अहमदाबाद पहुंच गए वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस पे, और उनने फोन लगा दिया अहमदाबाद में पिंकेश पटेल को कि सर आपका माल आया ले जाओ, और उसके बाद अभी पड़े उसके पास ही हैं, और पिंकेश पटेल आता उसके पहले मेरे को खबर आ गई कि पिंकेश पटेल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो मैंने अहमदाबाद ऑफिस पे फोन लगाया कि वो आए तो गुड्स देना मत, वापस ले आओ। अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड, और ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड तो अब क्या होगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट गया। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट गया तो अब आप लीन तो कर ही नहीं सकते, स्टॉपेज भी नहीं कर सकते, और रीसेल भी आपके पास है नहीं, तो क्या करोगे? आप सिर्फ सूट फाइल कर सकते हो, सूट भी फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इंसॉल्वेंट व्यक्ति पे सूट फाइल नहीं होगी। और अब वो गुड्स लेने कौन आएगा? रुक जाता निशा, अब वो गुड्स लेने कौन आएगा? वो जो इंसॉल्वेंट बायर है उसका रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर। एकदम शार्प पहुंच रही बात है? जो रेलवे अथॉरिटीज है जिस ट्रेन से आपने भेजा है, उन रेलवे अथॉरिटीज ने अगर उसको नोटिस दे दिया हो कि आ जाओ आपका माल आ गया ले जाओ, तो ट्रांजिट एंड्स। जब तक रेलवे गोडाउन में पड़े और अभी रेलवे ने उसको फोन नहीं लगाया तब भी कुछ ट्रांजिट में ही माने जाते हैं। मतलब अहमदाबाद माल भिजवाया रामलाल के लिए और अहमदाबाद पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी के अहमदाबाद ऑफिस में माल पहुंच गया है और उन्होंने अभी रामलाल को फोन लगा के बोला नहीं कि आ जाओ, तो अभी भी ट्रांजिट में ही माने जाएंगे। ट्रांजिट कब एंड होता है? जब गुड्स पहुंच गए हो, गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, और इतना ही नहीं, मान लो बायर ने फर्दर इनलैंड डेस्टिनेशन बोला हो कि आपके अहमदाबाद ऑफिस आ गए, आप एक काम करो वहां से जो है ये लाजपत नगर में आ जाओ, 2 किलोमीटर ये यहाँ पे मैं घर का लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ यहाँ, तो गुड्स वापस चल पड़े उसी ट्रक में, और अभी रास्ते में ये लाजपत नगर जा रहे 1 किलोमीटर पहुंचे, तो भी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद, मेन जो सिटी है वहां पहुंचने के बाद एक बार भी उसने कॉल करके बोल दिया कि गुड्स आ गए हैं, तो ट्रांजिट वहीं एंड हो जाता है। फिर भले उसने फर्दर डेस्टिनेशन भी बोल दिया हो तो अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर ही नहीं सकते क्योंकि ट्रांजिट में है ही नहीं, वो ट्रांजिट एंड हो चुका है। इससे क्लियर नहीं बोल हो सकती कोई बात। बोलो आया एकदम शार्प। थैंक यू आदित्य, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो अच्छा, एक बार स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दिया तो फिर वो जो ड्राइवर है या ट्रांसपोर्ट कंपनी वो क्या करेगी? गुड्स सेलर को वापस दे देगी। अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट वैलिड और आपने यूज किया तो आपको आपका पोजीशन गुड्स का क्या मिल जाएगा? रीगेन, वापस मिल जाएगा। तो हु विल रीडिलीवर द गुड्स? कैरियर विल रीडिलीवर द गुड्स टू द सेलर। अच्छा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी सिर्फ प्राइस के लिए ही होता है, इंटरेस्ट या डैमेजेस के लिए नहीं होता। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी सिर्फ प्राइस के लिए होता है, इंटरेस्ट या डैमेजेस के लिए नहीं होता। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे करोगे? तो बोले या तो कैरियर या बेली जिसके पास गुड्स हैं उसको नोटिस दे दोगे फोन लगा के या लिखित में या मोबाइल पे कि भाई रोक दे और वापस लिया, या फिर फोन नहीं लग रहा उसका तो तेज स्पीड में गाड़ी चला के जाओगे, अपना खुद का ट्रक लेके जाओगे और उस ट्रक के आगे जाके ट्रक को रोक के उसको बोलोगे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, और ये सारा माल इस वाले ट्रक में डाल दे, ओके मैं लेके जा रहा हूँ। 2 तरीके से आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो, या तो जाके रास्ते में खुद एक्चुअल पोजीशन ले लोगे गुड्स का, या उसको नोटिस देके बोल दोगे कि वापस लिया और उससे वापस गुड्स क्लेम कर लोगे, रीडिलीवर करवा लोगे। बोलो हाँ। सर सीए एक्चुअली कैसे कर सकता है? बेटा इसके लिए इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना पड़ेगा, मुझे इस बारे में जानकारी कम है। एक्चुअली बन तो सकता है सीए, और खूब रेम्यूनरेटिव जॉब है। इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करना, ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करना, पॉलिसीज बनाना इंश्योरेंस की, मैच्योरिटी अमाउंट्स क्लेम करना, एन्युइटीज कैलकुलेट करना, ये सब कौन करता है? एक्चुअली। एक्चुअली होता है ना, एक्चुअली डबल एल हटा दो और एक आर लगा दो उसकी जगह, तो क्या बना? एक्चुअरी। एक्चुअरी एक प्रोफेशन है, तो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट होते हैं, कैलकुलेशंस में, और इस तरह से प्रीमियम वगैरह बनाते हैं। मार्केट में तो ये सब लोग चाहिए ना, स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट्स में, SIPs, LIC पॉलिसीज,
इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब जगह एक्चुअरीज लगते हैं और अच्छे खासे पैकेज पे सैलरी लगती है बुद्धिमान लोगों की, एक्चुअरी बोलते हैं उसको। लॉस ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज, अभी पढ़ा आपको थोड़ी देर पहले, अगर बायर ने डिलीवरी ले ली है तो आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट लॉस हो जाता है। राइट लॉस हो जाता है कब? जब बायर है उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली है, या कैरियर ने गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद बायर को एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि आ जाओ ले जाओ, तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का लॉस, राइट आपका लॉस हो जाता है। इवन इफ बायर इंडिकेट्स फर्दर डेस्टिनेशन फॉर द गुड्स टू द कैरियर, यही बोला था, इवन इफ ही इंडिकेट्स फर्दर डेस्टिनेशन। या फिर अगर शिप को चार्टर यानी हायर ही बायर ने किया हो, तो बायर ने अपना ट्रक या अपना शिप पहुंचाया हो आपके घर पे, आपकी दुकान पर, आपने बायर के द्वारा भेजे गए शिप या बायर के द्वारा भेजे गए ट्रक में माल लोड किया हो, तो फिर तो माल लोड करते ही ट्रांजिट खत्म। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो बायर के तो एजेंट है, और एजेंट के पास माल आ गया तो भले गाड़ी रास्ते में भी हो तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट आपका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माल आपने ट्रक में लोड करते ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया था, क्योंकि पोजीशन ही मिल गया बायर को एक तरीके से। अगला, अगर बायर ने आपकी कंसेंट से, किसकी कंसेंट से? बायर ने आपकी खुद की, सेलर की खुद की कंसेंट से पूछ के बोले मेरे पास कोई आया इसको भेज दूं, बोले हाँ भेज दो, तो उसके नाम पे मैंने सेल कर दिया गुड्स। तो पोजीशन तो रास्ते में, सुनना ध्यान से एग्जांपल, मैंने माल भेजा गुनगुन आपको, अभी रास्ते में माल है और आपकी इंसॉल्वेंसी की खबर आ गई है, लेकिन इंसॉल्वेंसी की खबर आने के बाद मैं आप जो माल रास्ते में उसको स्टॉपेज करवा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ? फिर भी नहीं करा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी इंसॉल्वेंसी की मुझे खबर आई, उसके पहले एक दिन पहले आपने मेरे से फोन पे बात की थी, जब किसी को नहीं पता था कि आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, और आपने मुझे बोला था कि ये माल मेरे यहाँ एक पार्टी, इसको भेज दूं क्या जो गुड्स रास्ते में है वो? मैंने कहा है भेज दो। तो क्या सेलर की कंसेंट से बायर ने बोनाफाइड परचेजर को माल भेज दिया है क्या? बोनाफाइड परचेजर को सब सेल हो गई है ना, और मेरी कंसेंट से हुई है ना, तो अब मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता, गया मेरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भले ही मेरे को खबर आ गई हो कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, उसके बाद भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। आया? अगर गुड्स एरोप्लेन में हो तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कम से कम जब तक हवा में है तब तक तो फोन ही बंद है ना, फ्लाइट मोड पे। हरी बात समझ। हाँ, वो लैंड कर जाएगा, उसके बाद वहां से माल उतर के एयरपोर्ट वालों के वेयर हाउस में जाएगा, और अभी तक जो बायर है उसको फोन नहीं किया हो तो अभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट यहाँ तो कर सकते हो, लेकिन जब तक प्लेन में है तब तक तो बहुत मुश्किल है। क्या करोगे? कैसे नोटिस दोगे? नोटिस देने का एक तरीका है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज को नोटिस दे दो, और वो रेडार या जो भी उनका जो भी सिग्नल है उनको उससे बता दें तो ठीक है कि भैया ये माल अभी देना नहीं है, बायर को बताना नहीं कि गुड्स आ गए हैं, और ये वापस से अपने को फिर बुलवाने। पर ये बहुत प्रैक्टिकली बड़े बड़े लेवल के ट्रांजेक्शन हो प्लेन से तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली ट्रांजेक्शन बाय रोड, बाय रेल या बाय शिप होते हैं। प्लेन से भी होते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, समझा दिया उसका भी। और पार्ट डिलीवरी का क्या इफेक्ट है? तो जो गुड्स पहुंच गए हैं उनका तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते, याद करना, ये छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो पहुंच गए हैं उनका तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते, पर जो अभी रास्ते में है और खबर आ गई है कि बायर इंसॉल्वेंट है, कम से कम 200 किलो में से 100 किलो पहुंच गया है, और सेकंड ट्रक में जो 100 किलो पड़ा है वो अभी नहीं पहुंचा है, तो कम से कम उतने का तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके वापस से रीगेन ले सकता है पोजीशन का। अच्छा, अगली चीज, अनपेड सेलर का जो राइट है, अब ये कॉमन पॉइंट है, ये 53 वाला जो सेक्शन है, किस किस पे कॉमन ही है? लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों पे कॉमन पॉइंट है। अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लीन है या जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है, वो अगर बायर किसी और को सबसेल भी कर दे या प्लेज भी कर दे तो भी अनपेड सेलर का वो राइट अफेक्ट नहीं होगा। अनपेड सेलर अभी भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है या लीन कर सकता है, बशर्ते वो जो सबसेल या प्लेज हुई है वो सेलर की कंसेंट से ना हुई हो। लेकिन अगर सेलर की कंसेंट से प्लेज हुए हैं या सेलर की कंसेंट से सब सेल हुई है, तो फिर तो अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे करो, एक काम करो, नॉट काट दो और अनलेस की जगह इफ कर दो, तो जो मीनिंग निकलेगा वही मीनिंग इसका था। अब पढ़ के देखो, इजी लगेगा। हाँ, साउथ की मूवी में तो सब हो सकता है। सही बोला बेटा, चलो।
नॉट भी काट दिया और अनलेस भी काट दिया और अनलेस की जगह इफ लगा दिया, तो वही मीनिंग आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अनपेड सेलर ने अगर अपनी कंसेंट नहीं दी है तो और इजी करना है क्या? तो अनलेस काट दो, सिर्फ इफ लगा दो और हैज के बाद फिर एक नॉट लिख दो, फिर पढ़ोगे तो भी वही मीनिंग निकलेगा। अपन तो लैंग्वेज का खेल खेल लेना है, क्या दिक्कत है? ऐसे कर लो। अब पढ़ो, अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट अफेक्ट नहीं होता है अगर बायर कोई सबसेल या प्लेज भी कर दे गुड्स की। अगर कब अफेक्ट नहीं होता अनपेड सेलर का राइट? जब सेलर ने उस सबसेल या प्लेज को अपनी कंसेंट नहीं दी थी। तीसरा वाला ज्यादा इजी है क्या? बस यही समस्या है लॉ में। प्रॉब्लम स्कूल से लेके आए हो इंग्लिश की और इंग्लिश में पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंड करने की। यही भारत के 90% बच्चों की प्रॉब्लम वही, और अपन यहाँ सॉल्व करते हैं उसको। आया, चिंता ही मत करो, खेल खेल वही खेलते हैं ना। चल, फिर है स्टॉपेज इन ट्राई, डिफरेंस बिटवीन आपको खुद से करना है। तीसरा राइट कौन सा है? राइट ऑफ रीसेल। रीसेल का क्या राइट है भाई? देखो भाई, मैंने क्या बोला था? एक्नॉलेजमेंट बाय कैरियर। कैरियर एक्नॉलेज करे तो ट्रांजिट एंड हो जाती है। अब बायर को अपने गुप्त सोर्सेज से पता लग जाए कि माल अहमदाबाद के ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस आ गया है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। आया समझ में? बायर को पता चलना नहीं बोला है मैंने, कैरियर ने एक्नॉलेज कर दिया है, बता दिया है कि आ जाओ ले जाओ गुड्स पहुंच गए हैं, तो ट्रांजिट एंड होता है। लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया। हाँ तनीश 98.2, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो, रीसेल का राइट कब है बायर को? जब लीन कर लिया और उसके बाद भी पेमेंट नहीं दे रहा, रीजनेबल टाइम निकल गया, तो रीसेल करेगा। या स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया था और उसके बाद फिर रुका था थोड़े दिन की, पेमेंट अभी आ जाएगा तो फिर वापस भेज दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं लाया बायर पेमेंट, तो लीन के बाद या तो रीसेल होगा अंत में, या स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद अंत में रीसेल होगा। रीसेल जब भी होगा वो या तो लीन के उपरांत रीसेल होगा या स्टॉपेज इन ट्रांजिट के उपरांत रीसेल होगा। डायरेक्ट रीसेल नहीं होता है। डायरेक्ट रीसेल एक ही जगह होता है, मतलब डायरेक्ट रीसेल नहीं होगा। अब रीसेल कब होगा ये बताओ? तो बोले अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हुए तो आप उनको रीसेल कर सकते हो, जब जितनी जल्दी उतनी जल्दी, बिना नोटिस दिए। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर के नहीं है, नष्ट होने योग्य नहीं है, तो फिर आपको नोटिस देना पड़ेगा बायर को 30 दिन का, जो भी रीजनेबल टाइम का है, कि भैया अभी भी एक मौका दे रहा हूं, इतने दिन का टाइम पीरियड, नोटिस पीरियड, पेमेंट लिया नहीं तो मैं रीसेल कर दूंगा। और फिर वो उस नोटिस पीरियड में अगर पेमेंट न लाए तो आप रीसेल कर सकते हो। और रीसेल में अगर लॉस हो जाए तो वो बायर देगा, फर्स्ट वाला बायर, और अगर रीसेल में प्रॉफिट हो गया तो आप रख लोगे। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ठीक, लेकिन इसका उल्टा करो, अगर आपने नोटिस ही नहीं दिया उसको और गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है, तो आपको नोटिस देना चाहिए था उसको रीसेल करने के पहले कि एक मौका और दे रहा हूं, पेमेंट ला दे, क्योंकि ओनरशिप उसकी जा चुकी है ना, एक मौका तो देना पड़ेगा उसको। फिर भी वो रीजनेबल टाइम में पैसा नहीं लाया, ठीक, और आपने बिना नोटिस दिए फिर नहीं नोटिस दिया आपने और रीजनेबल टाइम में वो नहीं लाया, तो आप बेच सकते हो। लेकिन आपने इधर अनपेड सेलर हुए और इधर बिना नोटिस दिए आपने गुड्स बेच दिए और पेरिशेबल नेचर की गुड्स भी नहीं है, फिर तो उस केस में अगर गुड्स को बेचने में प्रॉफिट हो गया तो वो आपको बायर को देना पड़ेगा, फर्स्ट बायर को, और अगर लॉस हो गया तो खुद बेयर करना पड़ेगा। तो नोटिस दिए बगैर रीसेल करना नहीं चाहिए। एक ही एक्सेप्शन है कि अगर पेरिशेबल नेचर के हो तो चलो कोई बात नहीं, बिना नोटिस के भी रीसेल कर सकते हो, अलाउड है, और उसमें तो प्रॉफिट भी रख सकते हो, लॉस भी उससे मांग सकते हो। लेकिन अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं तो नोटिस देना ही चाहिए, क्योंकि नोटिस नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डबल लॉस, प्रॉफिट हुआ तो उसको देना पड़ेगा और लॉस हुआ तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? समझ में आई? सब पढ़ा दिया, पूरा पढ़ के देखो। और ये जो रीसेल करते हैं हम गुड्स को, रीसेल, इसमें जो सेकंड बायर है, सब्सिक्वेंट बायर, उसको गुड टाइटल मिलेगा कि बैड टाइटल मिलेगा? क्यों? गुड्स की ओनरशिप तो किसको जा चुकी थी? बायर को। मेरे पास क्या था? पोजीशन। मैंने गुड्स क्या कर लिए? लीन। कुछ दिनों तक मैंने वेट किया, फिर उसको नोटिस दिया, लेकिन उसने फिर भी पैसे नहीं चुकाए, तो मैंने गुड्स की ओनरशिप जो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, और मैं जो बेचने वाला हूँ सेलर, अनपेड सेलर, वो नॉन ओनर है, तो फिर जो नॉन ओनर है उसका बैड टाइटल है, जीरो टाइटल है, तो फिर मैं जिस किसी परचेजर को बेच रहा हूं उसको गुड टाइटल कैसे दे सकता हूं? नो वन कैन पास अ टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। बोले एक्सेप्शन, अनपेड सेलर। कनेक्ट हो गया? अनपेड सेलर अगर बेचेगा, रीसेल करेगा गुड्स को, तो जिस बायर को बेच रहा है उसको गुड टाइटल ही मिले, बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए। आया है ना? आसान? आसान होता नहीं बेटा, कुछ भी बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है।
कहने से आसान हो जाता है, ये आसान है, करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती, जान लगानी पड़ती पूरी ताकत। आ गई बात समझ? हाँ, और मजे की बात, अनपेड सेलर का राइट जब ओनरशिप पोजीशन दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो फिर क्या होगा? तो विथ होल्ड ही कर लेगा ना, वो तो दोनों ही जान जाए, बेटी घर में ही रख लेगा पूरी तरह से। चलो ये तो बहुत आसान है, डिलीवरी नहीं करेगा। और बायर के खिलाफ कब राइट हो जाती है बता दो? जब गुड्स का पोजीशन अथवा ओनरशिप पोजीशन दोनों चला गया हो और फिर बायर पेमेंट नहीं कर रहा हो, तो अब तो आपके पास सिर्फ बायर के खिलाफ ही राइट है, गुड्स पे तो कोई राइट है ही नहीं। और क्या राइट है? डिप, सूट फॉर डी, सूट फॉर आई, सूट फॉर पी, सूट फॉर प्राइस, इंटरेस्ट, डैमेजेस। बहुत बढ़िया। अच्छा, डैमेजेस के अमाउंट पे इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते कि डैमेजेस भी मेरे को उस तारीख से लेकर आज तक इतने दिन नहीं हुए, नहीं दिया है, तो डैमेजेस के अमाउंट पे भी इंटरेस्ट नहीं, नहीं, नहीं। इंटरेस्ट का राइट तभी है जब प्राइस नहीं मिली हो, इंटरेस्ट प्राइस पे ही मिलेगा, इंटरेस्ट कभी भी डैमेजेस के अमाउंट पे नहीं मिलेगा। आया? ये लिखा, अनपेड सेलर कैन क्लेम इंटरेस्ट ओनली व्हेन ही कैन रिकवर द प्राइस, दैट इज सेलर की रेमेडी अगर डैमेजेस क्लेम करने की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइस क्लेम करने की जो रेमेडी है उसकी कोर्ट में जाके सिर्फ प्राइस के अमाउंट पे ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, डैमेजेस पे इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता है। एकदम शार्प? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। और बायर के राइट अगेंस्ट द सेलर क्या है बताओ? बायर के राइट अगेंस्ट द सेलर, बायर ने प्राइस पे कर दी है और सेलर गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा है, तो फिर बायर अपनी प्राइस वापस रिकवर करने के लिए सूट फाइल करेगा ना। अगर माल नहीं बेचना और मेरे पैसे पहले ही ले लिए तो भैया मेरे को पैसे दो, और पैसे भी नहीं दे रहा है, तो जो प्राइस मैं पे कर चुका हूं वो प्राइस वापस से रिकवर करने के लिए सूट फाइल करेगा। हर बार सेलर थोड़ी बायर पे केस करेगा, गलतियां कई बार सेलर करता है तो फिर बायर केस करेगा उस पर। दूसरा, अगर टाइम से डिलीवरी नहीं की गुड्स की, किसने? सेलर ने, तो उसके कारण जो भी डिले के कारण डैमेजेस हुए, नुकसान मेरे को, सामने वाली पार्टी मेरे ऊपर माथे चढ़ गई, मेरे को उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ा, तूने देर से डिलीवरी की इस कारण, तो उसका भी डैमेजेस का अमाउंट मांग सकता है कौन? बायर। हाँ बेटा, ये जो अनपेड सेलर वाला केस है इसमें तो अगर सब्सिक्वेंट बायर को मालूम भी हो कि ये दूसरे को बिक चुके थे गुड्स ऑलरेडी, तो उसमें भी बोनाफाइड ही ना, क्योंकि उसमें कुछ छलकपट या गलत कुछ नहीं हुआ है ना, उसमें अगर उसको पता भी हो तो भी वो बोनाफाइड ही होगा। लेकिन गुड्स चोरी के हों और फिर अगर पता हो सामने वाले को कि चोरी के हैं तो वो बोनाफाइड नहीं है। लेकिन अनपेड सेलर के केस में तो अगर मैं अनपेड सेलर हूं अगर और वो गुड्स अगर रीसेल कर रहा हूं और सामने वाले को बता के बोल रहा हूं कि भैया ये रीसेल कर रहा हूं, तो भी वो बोनाफाइड ही माना जाएगा अनपेड जो सामने वाला परचेज है। ये नहीं बोला मैंने कि अनपेड सेलर जब गुड्स बेचेगा तो सामने वाला इतना इनोसेंट होना चाहिए कि उसको ये भी नहीं पता है कि ये गुड्स पहले एक बार बिक चुके हैं और ये रीसेल हो रहे हैं, पता भी हो तो भी वो बोनाफाइड परचेज है। अभी ठीक है? क्वेश्चन सही समझा मैं आपको यश? फिर भी उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा। तो कितनी चीजों के लिए छूट फाइल कर सकता है बायर? सेलर पे प्राइस पे करी, गुड्स नहीं बेच रहा तो प्राइस वापस कर दे, या फिर डिलीवरी नहीं की उस कारण जो भी, या देर से डिलीवरी की या नॉन डिलीवरी की तो उस कारण जो डैमेजेस हुए वो डैमेजेस भी मांगूंगा। और तीसरा, अगर गुड्स रेयर है, यूनिक नेचर की और मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो तो बायर सेलर पे सूट फाइल कर सकता है कि नहीं नहीं डैमेजेस वैमेजेस नहीं चाहिए, मेरे को तो गुड्स ही चाहिए भैया, गुड्स से कम में काम, वही दवाई चाहिए, क्योंकि वो दवाई से कम में काम चलेगा नहीं, मार्केट में उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही परफॉर्म करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो चाहिए वही चाहिए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा बायर और क्या कर सकता है? ब्रीच ऑफ वारंटी, ऑब्वियसली अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी की तो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए जो डैमेजेस करने के लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी पे क्या मांगे जाते हैं? डैमेजेस। और ब्रीच ऑफ कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड प्लस डैमेजेस, आरआरआर, रिटर्न, रिफंड और रिसाइंड। बहुत बढ़िया। तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी की है किसने, तो आरआरआर प्लस डी नहीं, सिर्फ डी है, डैमेजेस मांग सकते हो। तो डैमेजेस मांगने के लिए हेडिंग क्या चल रही है? राइट ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। तो बायर का राइट है ना कि अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी की हो तो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, इजी। दूसरा, अगेन डैमेजेस मांग सकता है, ये वो ऊपर भी तो डैमेजेस थे, ये डैमेजेस नॉन डिलीवरी के थे कि वो मना ही कर रहा है कि देना ही नहीं, बेचना ही नहीं। और ये कौन से डैमेजेस हैं? डिलीवरी तो की लेकिन गुड्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द वारंटी नहीं है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन या वारंटी पे जो डैमेजेस मांगता हूं मैं उसके लिए भी सूट फाइल कर सकता हूं। और आखिरी, अगर गुड्स ब्रीच ऑफ कंडीशन हुए हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी रेपुडिएट या रिसाइंड
कर सकता हूँ। डैमेजेस कॉमन पॉइंट है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो तो भी डैमेजेस तो मांगोगी ना रिसाइन करने के साथ साथ, और वारंटी भी हो तो डैमेजेस तो मांगोगी, तो डैमेजेस तो कॉमन पॉइंट है। और अलग से अगर सिर्फ कंडीशन का ब्रीच हुआ हो तो डैमेजेस तो मांगोगी, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी रिप्यूडिएट कर सकते हो कि जा ले जाओ अपना माल, मेरे को नहीं चाहिए, रिटर्न कर रहा हूं और मेरे को मेरा पूरा पैसा भी रिफंड कर दे। आया? अब कोई अलग अलग सूट थोड़ी होगी, सूट 3-4 थोड़ी फाइल होगी, एक ही सूट फाइल होगी। उसी सूट में अगर मान लो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो रिप्यूडिएट भी कर दोगे, डैमेजेस भी मांग लोगे। हाँ, बेटा वो चार्ट रिवीजन है, उसमें शॉर्ट में दिया है, ये अपने मेन नोट से पढ़ रहे हैं। आखिरी पॉइंट आज का, ऑक्शन सेल। कितना आसान, जल्दी हो गया आज। कल कौन सा चैप्टर लेना है? परसों, परसों और नरसों, मतलब 12 और 13 तारीख को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। 4 दिए, कोई बात नहीं, उसमें पॉइंट्स करेंगे ना। चार्ट नहीं देखा? सब करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 24 डेज का शेड्यूल है, पूरा करेंगे। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल मतलब बोली लगा लगा के माल बेचना, नीलामी बोलते हैं इसको। हाँ, तो कैसे करते हैं नीलामी? अगर अलग अलग लॉट हो तो हर लॉट का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा और हर लॉट के लिए अलग अलग फॉल ऑफ हैमर होगा। सबसे पहले तो ये याद कर लो। फिर अगर आप सेलर ने एक प्राइस फिक्स कर रखी है कि भाई ये 2 लाख से कम में नहीं बेचना है, तो उसको रिजर्व प्राइस, बेस प्राइस, अपसेट प्राइस बोलते हैं। उससे कम में अगर बेचना नहीं और अगर उससे कम में बेचो तो वो सेल वैलिड नहीं होगी। 2 बार। तीसरी, जो व्यक्ति ऑक्शन कंडक्ट कराता है उसको ऑक्शनियर बोलते हैं। जो उन गुड्स का ओनर है जो बेचने लाया है उसको सेलर बोलते हैं। जो बोली लगाने आए हैं उनको बिडर बोलते हैं, और जो बोली लगाई जाती है उसको बिड बोलते हैं। और बोली खत्म कब होती है? जब हाईएस्ट बिड हो और उस हाईएस्ट बिड के ऊपर और कोई नहीं बोल रहा उससे ऊपर, और फॉल ऑफ हैमर हो जाए तो समझ लो उस समय कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसी समय ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई। ठीक, उसी समय। लेकिन हैमर फॉल करके वापस उठना चाहिए, और ऐसी कैसी उठना चाहिए? टूट के उठी तो फिर वो वैलिड सेल नहीं मानी जाएगी। और हैमर फॉल करी, जोर से टूट गई, हैमर का टुकड़ा घड़ी पे जाके लग गया और घड़ी फूट गई, तो अब वो वैलिड सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हैमर उठी नहीं है। हैमर उठी नहीं है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो बायर को ओनरशिप नहीं मिली है। बायर को ओनरशिप नहीं मिली है तो घड़ी अभी भी सेलर की है। घड़ी अभी भी सेलर की है तो रिस्क लाइज विद ओनरशिप। जो ओनर है उसकी रिस्क है, अभी भी सेलर की है तो घड़ी टूटने की रिस्क भी सेलर की। क्वेश्चन तैयार हो गया? बोलो हाँ, पक्का? बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। अब मजे की बात, अब अगर मैंने ये रिजर्व कर रखा हो अपना राइट ऑफ बिड, राइट ऑफ बिड 2 तरह से रिजर्व होता है कि मैं खुद भी बिड करूंगा, सेलर खुद भी बिड करेगा इस ऑक्शन में प्राइस बढ़वाने के लिए, और चौड़ में बता के कि भाई हम भी इस बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। पता चले कि हमारे गुड्स कम में बिक जाएंगे तो हमारा एक बंदा बैठेगा और वो प्राइस इंक्रीज करेगा, और जिसको खरीदना है वो उससे ऊपर बोली। अगर ये मैं बिना बताए करूं तो इसको प्रिटेंडेड बिडिंग बोलते हैं। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब फेक बिडिंग, और बिना बताए करो तो। और उस केस में अगर बाद में बायर को मालूम पड़ जाए कि बिडिंग फेक हुई है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो चाहे तो अवॉइड भी कर सकता है कि नहीं खरीदना। लेकिन अगर मैं बता के करूं कि भैया हमारा आदमी आपके बीच में बैठा है और वो बिड लगाएगा ताकि कम में नहीं बिके हमारे गुड्स, तो फिर मैंने अपना खुद ही बिड करने का राइट रिजर्व कर रखा है। ठीक, इसको भी बोल, या ऑक्शनियर बोल दे कि हमारा, या तो सेलर बोल दे या ऑक्शनियर बोल दे कि राइट टू बिड रिजर्व है। और रिजर्व दूसरे एक और तरीके से होता है, पूछो क्या? कि हमने जितने लोगों को इनविटेशन दिया है बोली लगाने के लिए, राइट, ये रिजर्व है हमारे पास, उतने ही लोग बिड लगा पाएंगे, उनके अलावा और कोई बिड नहीं लगा पाएगा। तो अगर मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया था बिडिंग के लिए और 11वां व्यक्ति आके बोली लगा दे और उसके नाम पे फॉलो हैमर हो भी जाए, वो हाईएस्ट बोली लगा दे, तो भी ये वैलिड सेल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने राइट ऑफ बिड रिजर्व कर रखा था कि जितने लोग हमने बुलाए वही लोग बिड करेंगे, उनको ही बेचेंगे। तो 11वें व्यक्ति के हाईएस्ट बिड होने के बावजूद भी अगर उसके नाम पे हैमर भी फॉल हो जाए तो भी वो वैलिड सेल नहीं, और आप बाद में मना कर सकते हो कि सॉरी गलती हो गई, आपको नहीं बेचेंगे। आया समझ में? तो 2 तरह से कैसे रिजर्व हो सकता है, समझ में आया? या तो सेलर या ऑक्शनियर हम भी बिड करेंगे ऐसा अपना राइट रिजर्व कर लें, अथवा नंबर ऑफ लोग रिजर्व कर ले कि जिनको हमने इनवाइट किया बस वो ही, ये रिजर्व है इतने लोगों में, इसके अलावा और किसी की बोली ली ही नहीं जाएगी, और ले भी लेंगे गलती से तो वो वैलिड सेल नहीं होगी। आ जाएगा बेटा आपको? अपन ने जो क्वेश्चन किया था बेटा, रिफ्रेशर के मॉक टेस्ट तो अलग होंगे ना बेटा, है ना, बाद में होंगे अलग से। चलो अच्छा,
मैं फॉल ऑफ हैमर करूं, उसके पहले पहले तक बिडर अपनी बिड रिवोक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मान लो तनिषा ने बोला 1,00,000, गुनगुन ने बोला 1,25,000, 1,25,000 के ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा है, और मैं हैमर फॉल करने वाला हूँ 1,25,000, 1,25,000, और मैं फॉल करके सोल्ड बोलने वाला था, इतने में गुनगुन ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया। सॉरी, आई एम टेकिंग माई ऑफर बैक, नॉट, आई एम आउट ऑफ इट, नहीं ले रही। तो जस्ट लाइक एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं? फॉल ऑफ हैमर को। और एक्सेप्टेंस होने के पहले पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस, ऑफर कैन बी रिवोक्ड। ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच स्टिक। बोलो हाँ। और लाइटेड मैच स्टिक ट्रेन ऑफ गन पाउडर पे पहुंचे, उसके पहले पहले अगर ट्रेन चल दे तो कोई धमाका नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। विलियम एंसन। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कर सकते हो? ऑफर रिवोक कर सकते हो। मजे की बात, ऑक्शन सेल कंडक्ट करना इज एन इनविटेशन टू ऑफर। और मैं ऑक्शन कंडक्ट करूं और उसके बाद हाईएस्ट बोली जिसने बोली, मान लो हाईएस्ट 5 करोड़ लगाए, और सेलर बोलता है बोले यार मजा नहीं आया, मैं तो सोच के आया था कि आज 10 करोड़ तक बोली जाएगी, गरीब गरीब लोग आए, कोई बोल ही नहीं रहा है, हाईएस्ट ही 5 करोड़ पे जाके अटकी, नहीं बेचना अपने कोई माल, इतनी एंटिक चीज है, अभी कैसे बेच दें? मुगल काल की या महाराणा प्रताप के जमाने की एंटिक चीजें, इसको अपन नीलाम कर रहे थे। 10 करोड़ तक मुझे लग रहा था आ जाएंगे, लेकिन 5 करोड़ के ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा है। बोला हाँ हटा, आज अपने को नहीं बेचना है। तो 5 करोड़ वाला माथे पे नहीं चढ़ सकता है कि मेरी हाईएस्ट बिड है तो मेरे को बेचो। क्यों? क्योंकि ऑक्शन सेल इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। हम जो ऑक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, सेलर और ऑक्शनियर, वो इन्विटेशन है, और उस पे इनवाइट होके आप जो बोली लगा रहे हो वो ऑफर है। और वो ऑफर अगर हम एक्सेप्ट कर ले फॉल ऑफ हैमर से, तो एक्सेप्टेंस हुआ और तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है या प्रॉमिस बनता है। बोलो हाँ। जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम, तब तक आपका सिर्फ ऑफर है। और ऑफर अगर ऑफरर का ऑफर अगर ऑफर एक्सेप्ट ना करे तो उसकी इच्छा पे ना, जबरदस्ती थोड़ी कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। तो हम किसी भी समय ऑक्शन को कैंसिल करके माल वापस भी ले आ सकते हैं, जाओ नहीं बेचना है। ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हुई? फॉल ऑफ हैमर पे होती है ना, फॉल ऑफ हैमर होनी नहीं थी। हमको पसंद ही नहीं आई 5 करोड़ की बिड, तो हमने फॉलो ऑफ हैमर किया ही नहीं, हमने कहा चलो कैंसिल, नहीं बेच रहे, आया, ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। बहुत बढ़िया। तो क्या सेलर या ऑक्शनियर खुद बिड लगा सकता है अपने आदमी को बिठा के? मतलब बिना बताए लगाए तो प्रिटेंडेड, और चौड़ में बता के लगाए तो लेजिटिमेट है। ही हैज रिजर्व्ड हिज राइट टू बिड एट ऑक्शन। बोलो हाँ। पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने। पढ़ के देखो, फटाफट से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पूरा ऑप्शन से ऊपर से नीचे तक। फॉल ऑफ हैमर जरूरी है? कोई और का तरीका भी हो सकता है, काउंट ऑफ 1 2 3, रुमाल का गिराना, घंटी का बजाना, कुछ भी हो। फॉल ऑफ हैमर तो जनरल रूल है, लेकिन जहां हैमर नहीं हो वहां और भी कोई कस्टम यानी कि रीति रिवाज हो सकते हैं, या तो फॉल ऑफ हैमर अथवा एनी अदर कस्टमरी मैनर। द सेल गेट्स कंप्लीटेड एंड ओनरशिप इज ऑटोमेटिकली हाथों हाथ ट्रांसफर्ड अपॉन फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर। क्या बोलते हो? टनाटन एकदम। ई फॉर एलिफेंट, जी फॉर गोट, ईजी, हाथी बकरी। चलो भाई, तो यहाँ आके हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, 1 बज गया कि छोटा सा टॉपिक? ओहो, ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छी याद दिला दी भाई। अगर गुड्स की प्राइस पहले से फिक्स है, छपी हुई है या फिक्स है पहले से, और वो टैक्स उसमें इंक्लूडेड है, जीएसटी उस प्राइस में इंक्लूडेड है, और बाद में उस प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट सरकार कम कर दे नए बजट में, 18 की जगह 12% कर दे, तो क्या वो जो प्राइस है वो 18% जीएसटी जोड़ के, और अब उसके ऊपर जब आप खरीद लोगे और पेमेंट कर दोगे तो सेलर जीएसटी सरकार को कितना भरेगा? 12, क्योंकि अब उसके पे कितना लग रहा है? 12%। तो 6% जीएसटी के नाम से लेके खुद खा जाएगा ना सेलर। तो बोले नहीं, अगर ऐसा हो, प्राइस फिक्स हो पहले से और वो जीएसटी इंक्लूसिव हो, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव हो, और अगर टैक्स के रेट सरकार कम कर दे तो प्रोपोर्शनेटली अपने आप वो सेलिंग प्राइस भी उतने परसेंट से रिड्यूस हो जाएगी अपने आप। अलग से एग्री करने की जरूरत नहीं, आप घटा के पैसे दे दो और गुड्स खरीद के ले जाओ। बोलो हाँ। सिमिलरली प्राइस अगर मैंने फिक्स किया आपके साथ 100 रुपए, जिसमें 12% जीएसटी इंक्लूसिव है,
और सरकार ने उस प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, 18% कर दिया, तो क्या होगा फिर? तो अब 100 रुपए से 18% के रेट से जितना अमाउंट बढ़ना चाहिए उस प्राइस पे, वो अपने आप बढ़ जाएगा और बायर को ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। बायर नहीं बोल सकता है कि अपने तो फिक्स प्राइस पे बात हुई थी, नहीं नहीं, सेलर तो उसी फिक्स प्राइस पे बेच रहा है ना आपको। वो जो भी घटा बढ़ा है वो सरकार का टैक्स है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कस्टमर को, बायर को ही देना पड़ेगा, तो वो तो आपको ही देना है ना। मेरी जेब में तो उतने ही जा रहे जितने पहले जा रहे थे, मैं तो आपसे वो ले रहा हूँ जो सरकार को जाने। अब अगर मैं आपसे वो न लूं तो मुझे तो सरकार को 18% देना है, तो वो 6% मेरी जेब से जाएगा फिर, ये थोड़ी, ये तो गलत हो जाएगा, सेलर के साथ अन्याय हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उतने अमाउंट से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। इफ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द जीएसटी, decrease or increase, then it shall be proportionately adjusted in the selling price automatically, even without any express agreement between the parties, it will automatically decrease or increase accordingly. बोलो आया? अब एकदम इजी। अब फाइनली अगली मुलाकात परसों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। ये बोलना चाहिए था ना, तो सही बात। चलो।